हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, सिविल कोड कलर के मेंस का टेस्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और टेस्ट का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोग के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, कि जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। दिनकर गोलंबर अपोजिट V2 मॉल, गंगा कॉम्प्लेक्स, आपकी पाठशाला कैंपस, ठीक है। और बाकी दिए गए बुकलेट पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह टेस्ट वॉल्यूम 2 का चल रहा है, जिसमें टेस्ट नंबर 11 से लेकर 20 तक करवाई जाएगी। 11 से 15 बिल्कुल आपका सिविल कोड रीडर के पैटर्न पर आधारित होगा, और 16 से 20 जो है वो 2016 के मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग टू होगा, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी भी रिजल्ट नहीं आने के कारण उनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल शिथिल पड़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट है कि जब एग्जामिनेशन होगा तो क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। इस बात पे मुझे एक शायरी याद आया है कि विरासत से तय नहीं होंगे किस्मत के फैसले, वक्त बताएगा कि आसमान किसका होगा। और वक्त उसी का आएगा जो मेहनत करेगा, और आसमान भी उसी का होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। एग्जामिनेशन का डेट कभी भी आ सकता है, और जब एग्जाम का डेट आएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो जाइएगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है। वीडियो बिल्कुल रेगुलर आ रहा है। आप लोग के लिए कंटेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और भारती सर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 25 आपका ऐसे टेस्ट सीरीज चलेगा, 5 सेक्शनल चलेगा। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेज हिंदी के नोट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे आपका एक भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना छूटे, उन पर तैयारी की जा रही है। तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में लोगों को शेयर करें। और आपका कमेंट, पॉजिटिव कमेंट हमें क्या करता है, वीडियो बनाने या फिर इस चीज़ों को और बेहतर करने के मतलब सुधार करने में हमें वो एनर्जी प्रदान करता है। लगता है कि कोई पॉजिटिव वेव्स बह रहा है जो मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ और अच्छा कर सकूं, ठीक है। तो अच्छा, और भी ज़्यादा बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा सोल्यूशन भी कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एकामन संख्याओं का औसत कितना है, 13 है, ठीक है। और पहली सभी संख्याओं का औसत जो है वो क्या है, 15.5 है। और अंतिम जो संख्याओं का 26 संख्याओं का है वो 11.5 है। तो ऐसे में 26वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब क्या है ना कि सवाल को मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। एक स्टेप आगे कैसे बढ़ाया, तो मैंने यहाँ पूछ सकता था कि वो 26वीं संख्या क्या है। जैसे आप देखे होंगे कि और थोड़ा सा इजी सवाल को किया जाता, तो मान लिया जाए आप कहीं देखे होंगे ऐसा सवाल कि 13 संख्याओं का औसत कुछ है, जिसमें प्रथम 7 का ये है और अंतिम 7 का ये है, तो वो 7वीं संख्या क्या है। तो मैंने भी उसे ही सवाल दिया है कि पहला 26 का औसत ये है, अंतिम 26 का औसत ये है। लेकिन मैंने दे दिया कि 26वीं संख्या को घटा दी जाए तो उसके बाद जो औसत होगा वो क्या होगा। अब देखिए होता क्या है ना कि थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो मैं टाइम बचाने के चलते पहले ही बोर्ड पे लिख चुका हूं। जैसे 26 है ना, प्रथम 26 का औसत कितना था, 15.5। तो जब इसको हम लोग गुना किए तो कितना आया, 403 आया। और अंतिम जो मेरा ये है 26 संख्याओं का औसत कितना है, 11.5। जब इसको गुना किए तो कितना आया, 299 आया। और हम लोग करेंगे क्या, ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। किसको, 403 को और 299 को। जब जोड़े तो टोटल वैल्यू कितना आया मेरा, 702 आया, ठीक है। अब जो मेरा कॉमन संख्याओं का औसत दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था। जब हम लोगों ने उसको गुना किया था कितना आया, 663 आया, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं अभी। प्रथम 26 संख्याओं का औसत, अंतिम 26 संख्याओं का औसत, और उसके बाद एकामन संख्याओं का औसत जो दिया है वो करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ देता कि वो 26वीं संख्या क्या है, तो 26वीं संख्या कैसे निकलता। तो यह जो दोनों का औसत जोड़ के जो मेरा संख्या आया है ना, 26 26 तो मेरा 52 हो गया। और उससे 51 वाला का अगर घटा देंगे तो यही मेरा जो घट के आएगा वो क्या होगा, 26वीं संख्या होगा। तो 26वीं संख्या पूछता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 39 हो जाता। लेकिन सवाल एक स्टेप आगे है, क्या कह रहा है कि 26वीं संख्या को घटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मेरा टोटल संख्या कितना था, 51। 51 में से एक संख्या घट जाएगा तो कितना बचेगा, 50। तो 51 संख्याओं का मान कितना आ रहा था, 663। 663 में से 26वीं संख्या घटा दें 39, तो बचा मेरा कितना, 624। अब 624 का हम लोग औसत निकालेंगे, कितना संख्या के आधार पर निकालेंगे, एक संख्या कम जाएगा। तो 51 से कितना कमेगा, एक कमेगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब इसमें से हम लोग भागा देंगे तो 12.48 आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.48 होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वॉल्यूम 2 का, सेट नंबर 11, सेट नंबर 12, सेट नंबर 13, सेट नंबर 14। वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का मसा जो है वो 27 है, ठीक है, और लसा जो है 5967 है, और दो संख्याओं का योग जो है वो 810 है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर का वर्ग याद कीजिए। अच्छा, वो संख्या क्या होगी? तो संख्या हम लोग ए मान लेंगे, एक संख्या हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम लोग HCF बोलते हैं या फिर मसा बोलते हैं, वो दोनों में रहेगा। ए के साथ भी तो मान लिया H है, H हो गया, और कह रहा है कि लसा, ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक होता है A गुने B गुने H। समझिए बात को कि A कोई संख्या है, B कोई संख्या है, और ABH, यानी A जो संख्या है वो गुना होगा B से, वो संख्या गुना होगा फिर H से, तो वही क्या होता है, मेरा LCM होता है। फिर आगे दिया है कि यदि संख्याओं का योग कितना है, 810 है, यानी जो दो संख्या है A प्लस B, है ना, और कॉमन फैक्टर तो होगा इसमें, जब उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 810। बात यही समीकरण कह रहा है कि दो को संख्या है, A मान लिए, B मान लिए, ठीक है। अब उसमें भी कॉमन फैक्टर रहेगा, इसमें भी कॉमन फैक्टर रहेगा, एलसीएम होगा तो ABH होगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो उसमें भी कॉमन फैक्टर रहेगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे A प्लस B तो उसमें भी कॉमन फैक्टर रहेगा, और टोटल का वैल्यू कितना है, 810 है। अब क्या करते हैं कि जहां जहां मुझे मान निकालना होगा वहां से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग A प्लस B, और कॉमन फैक्टर मेरा कितना है, 27, बराबर कितना है, 810 के, ठीक है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो मेरा 30 मरतबे कट जाएगा, यानी A प्लस B का जो मान आएगा मेरा कितना आएगा, 30 आएगा। इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं पहला पॉइंट मान के, A प्लस बी बराबर कितना आया, 30 आया, ठीक है। अब दूसरा मेरा एलसीएम इसका दिया हुआ है क्या, कि A B और H, है ना, का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 5 9 और 6 7 आएगा, ठीक है। चलिए, तो A B और H का वैल्यू कितना है, जो कॉमन फैक्टर है मेरा 27 है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 9 6 7। जब इसको काटेंगे हम लोग तो 221 मरतबे कट जाएगा। मैं काट के आया हूँ, है ना, ताकि आपके चीजें लिए क्या टाइम बचे, तो समय बचेगा, उसको हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। तो ए बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 221 आ गया, तो इसको मान लेते हैं 2। कहने का मतलब कि एक ऐसी दो ऐसी संख्या जिसको हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त हुए, 30 प्राप्त हुए, और ऐसी संख्या दो जिसको गुना करने पर कितना आए, 221 आए, ठीक है। तो वह जो संख्या है इसको हम लोग 13 और 17 मानेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर में निकाला हूं तो 13 और कितना आया, 17 आया, ठीक है। तो 13 17 जोड़ने पर 30 आ जाता है, और गुना करने पर कितना आ जाता है, 221 आ जाता है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच, है ना, मध्य का अंतर जो होगा उसको ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब करने का यहाँ पे अंतर कितना है मेरा, 4 है, ठीक है। अंतर मेरा कितना है, 4 है। अब मान लिया जाए कि ये तो मेरा संख्या है, कॉमन फैक्टर तो इसमें भी गुना होगा, तो 27 गुने 13, ठीक है, और माइनस 27 गुने 17 रहता, और इसका फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते। उससे यही बढ़िया था कि 27 कॉमन ले लेंगे, 13 में से 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 27 गुने 4 मेरा कितना होगा, 108 होगा। तो 108 का जो स्क्वायर होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो 8 का स्क्वायर है तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट ऐसे भी 64 होना चाहिए, तो एक ही में दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी, 11,664, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि एक व्यक्ति 2 घंटे में प्रवाह की विपरीत दिशा में 4.2 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे में धारे के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। व्यक्ति को अस्थिर पानी में 147 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मानते हैं कि शांत जल में कोई व्यक्ति जा रहा होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर धारा के विपरीत जाए तो क्या करते हैं, वाई घटा देते हैं, जो क्या होता है, धारा के अनुकूल धारा अति हो, गति हो। और उसके बाद समय कितना ले रहा है, 4.2 किलोमीटर, कितना देर में, 2 घंटे में, तो बटा 2 कर देंगे। जब धारा के दिशा में जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा वाई, और मेरा कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर जाती है तो 14/5 होगा। बस इसी समीकरण को तो सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा आंसर आएगा। ऐसा करते हैं
कि पॉइंट यहाँ हटाते हैं तो 0 हो जाएगा, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 10 के टर्म में तोड़ते हैं। अच्छा ये तो मेरा कटेगा 21 से, और कितना से 10 से, ये भी मेरा कटेगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या होगा 28 बटा मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्लस माइनस को काट लेंगे, बाई माइनस और प्लस कर गया कट गया, तो 2x बराबर मेरा कितना हो गया, एलसीएम 10 हो गया मेरा, और एलसीएम 10 है तो डायरेक्ट ऊपर में 21 प्लस 28 जुट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 49/10, लेकिन x बराबर कितना होगा 49/20 हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए कैसे बनाया मैंने कि x हो गया मेरा क्या शांत जल में धारा है ना, शांत जल में व्यक्ति का चाल है ना, ये क्या हो गया y, जब घटेगा कब, जब विपरीत जाएंगे तब, ये y मेरा जुटेगा कब, जब उसके धारा के अनुकूल जाएंगे तब। सब कुछ काट कूट के मैंने निकाला क्या कि शांत जल में जो धारा है व्यक्ति का वो कितना है x है, तो x का वैल्यू कितना आया मेरा 49/20 आया। लेकिन सवाल मैंने आगे पूछा है क्या कि व्यक्ति को स्थिर पानी में 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, 147 किलोमीटर, चाल मेरा कितना है 49/20, तो 20 मेरा ऊपर चला जाएगा। अब मेरा ये कटेगा कितना से 3 से, तो 3 से कटा तो कितना हो गया मेरा 60, तो 60 आवर लगेगा। ठीक है, 60 घंटे का समय लगेगा। तो मैं जो भी सवाल सिलेक्ट किया हूँ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, मैंने एक स्टेप आपको आगे ही दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब उलूल जुलूल सवाल करके चले जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी हल्का हल्का सवाल करके खुश हैं, क्या करिए खुश रह के, है ना, थोड़ा सा शरीर पे कष्ट नहीं दीजिएगा। और वो भी देखते हैं कि जहाँ सवाल थोड़ा टफ लगा विद्यार्थी छोड़ के भागने लगते हैं, तो कब तक भागोगे, पूरी जिंदगी भगा ही तो रही है। अरे कभी तो कभी शेर की तरह लड़ो, है ना, ऐसे इन सब सारी चीज़ों को समझो ताकि आपका एक एक नंबर का हिसाब हो सके अच्छे से एग्जामिनेशन में। ठीक है, कहता है कि राम जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में वो क्या करता है पेय पदार्थ पीने के लिए, चाय कोल्ड ड्रिंक जो भी हो, कहता है कि 5 मिनट के लिए रुकता है ना, प्रत्येक 10 किलोमीटर पर वो क्या करता है 5 मिनट के लिए रुकता है। याद करिए कि 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा इजी भी है। क्वेश्चन जो विद्यार्थी है ना वो लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज विद्यार्थी समझता ही नहीं है, बस देखा कि बाप रे बाप ऐसा सवाल है, बनेगा हमसे ना बनेगा, क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होगा, कुछ नहीं है। अब समझिए कि 84 किलोमीटर इसको जाना है, प्रत्येक 10 किलोमीटर पर रुकेगा, तो 84 किलोमीटर में वो कितना बार रुकेगा, कुछ नहीं करना है, सीधा इसे 10 से भागा देंगे तो भागफल मेरा कितना होगा 8 बार, है ना, 10 8 80 आप भी जान रहे हैं, तो 8 बार तो एटलीस्ट वो रुकेगा ही ना। कितना मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, तो टोटल 40 मिनट उसको ऐसे लग गया, चाय पानी है ना, चाय सिंघाड़ा में। अब मेरा कह रहा है कि 36 किलोमीटर के प्रति चाल से जाता है, कितना किलोमीटर 84 किलोमीटर, तो 84 बटा क्या करेंगे डायरेक्ट 36, क्योंकि यूनिट समान है, वहां भी किलोमीटर में यहाँ भी मेरा किलोमीटर में। लेकिन ऑप्शन देखिए समय आपका किसमें दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से गुना करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब काट पीट के जो मेरा आएगा वो आंसर होगा, तो देखा जाए 12 सत्ते 84, अब 12 तिया 36, अब 20 तिया 60, तो पूरे पूरे कटिए गया, तो इधर मेरा कितना आएगा 140 मिनट। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि कुल डिस्टेंस तय करने में उसे कितना समय लगा होगा, तो अगर बिना रुके जाता तो वो 140 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन जो 10-10 मिनट जो रुका है ना 8 बार, तो क्या होगा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो 40 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और टोटल वैल्यू मेरे कितना आएगा 180 मिनट इसको लगेगा 36 किलोमीटर की गति से जाने में, कितना किलोमीटर 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जब वो प्रत्येक 10 मिनट पे कितना देर के लिए रुकता है 5 देर के लिए रुकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 3 वर्ष में 8,000 रुपया पर दो बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 800 रुपया है। यदि बैंकों में ब्याज की प्रति वर्ष जो दर है R1 तथा R2 है, जहां पे R1 का मान क्या है R2 से बड़ा है, तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। सवाल में है कुछ जी, कुछ नहीं है। आप साधारण ब्याज पढ़े होंगे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि P गुने R गुने T बटा क्या होता है 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो मिलिए गया कितना का 800 रुपया का। ठीक है, तो 800 रुपया हम लिख दिए, कितना के प्रिंसिपल पर
8,000 के प्रिंसिपल पर। तो लो भाई प्रिंसिपल का मान भी हम कितना रख दिए, 8,000 रख दिए। समय कितना मेरा था, 3 वर्ष। और रेट मेरा क्या था, R1 माइनस R2 होगा, क्योंकि R1 क्या है, R2 से बड़ा है। और फार्मूला के हिसाब से नीचे क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अब हम लोग काटम पीटी करेंगे। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य मेरा यहाँ कट गया। ठीक है, 8 से 8 भी कट गया, 1 से मेरा इधर कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे कर देते हैं। R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। कोई विद्यार्थी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यह जो 10 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 3 उसके नीचे चला आएगा और R1 माइनस R2 का मान निकल जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3.1/3% इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक बैंक के चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ दर से निवेश किया गया, पहले और तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज सहित उसको कितना मिला, 1200 रुपया मिला और 1587 रुपया मिला। तो ब्याज सहित इट मीन्स उसको अमाउंट मिल रहा है, मिश्र धन। ब्याज रहता तो अलग बात होता। इस प्रकार का सवाल मैं पहले भी टेस्ट में डाल चुका हूं कि अगर 2 अमाउंट दिया हुआ है, 2 मिश्र धन दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला में बता देते हैं। ठीक है, कि बड़ा अमाउंट, जो भी मेरा अमाउंट होगा बड़ा वाला, उसको ऊपर में लिखेंगे, छोटा वाला जो अमाउंट होगा उसको नीचे लिखेंगे। 100 प्लस R/100 करेंगे, फिर T माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट जो भी बड़ा है 1587, चलो भैया लिख देते हैं 1587 बटा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, बराबर 100 प्लस R बटा क्या होगा, 100 बटा T माइनस 1, तो 3 माइनस 1, क्योंकि समय कितना दिया हुआ था, 3 साल के लिए। ठीक है, पहला और तीसरा, तो जो बड़ा वाला समय है उसको घटाएंगे किससे, पहला से, तो 1587 हो गया है ना। अब कह रहा है कि अगर एक काटता पीटता है तो इसको काटिए। 3 चौका 400 के 12 हो जाएगा, ये मेरा कितना होगा, 529 हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे और तो मेरा 529 बटा कितना हो जाएगा, 400 इक्वल टू 100 प्लस R/100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। अब 400 जो होता है 20 का स्क्वायर होता है, 529 जो होता है कितना का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। मैं थोड़ा इधर बना दे रहा हूं, ठीक है, इसी सवाल को। तो वहां से अगर हम स्क्वायर घटा दें तो इधर मेरा रूट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 23/20 बराबर 100 प्लस R बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर था ना, मैंने इसको हटा दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जब इसको हट करेंगे तो 23/20 आएगा। एक मान लीजिए कि मेरा राइट साइड में 100 है, तो इसको भी 100 करने के लिए ऊपर से क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तब जाके कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझे बात को, जैसे ये तो मेरा मान है, ये है कितना, 100 प्लस R/100। ऐसा करते हैं कि इसको भी इक्वल बना देते हैं, तो 5 से गुना किए तो 20/100 और 23 में 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 115/100। तो 100 से मेरा कितना भागा, 115 हुआ, यानी जो रेट मेरा था कितना था, 15% था। अगर आपको नहीं लगता है किस तरह से चलेंगे तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ से इसको काटिए, है ना, 23/20 करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, काट कूट के उतना ही आंसर आएगा, कितना, 15%। ठीक है, तो ऑप्शन में 15% कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक स्कूटर जो है, स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पे 10, 5 और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दिया हुआ है क्या, क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, 10%, 5% और कितना, 15%। ठीक है, तो इस प्रकार के जब 3 दे दे, है ना, ऐसे तो एक फार्मूला होता है ना कि A प्लस B जोड़ A गुने B बटा क्या होगा, 100 होगा। जब 2 दिया रहता तो हम इसमें बना सकते थे, लेकिन 3 दिया हुआ है तो पहले हम लोग को 2 का करना होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो 5 प्लस 15 जोड़ 5 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 जोड़ 15×5 = 75 यानी 0.75, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा, 20.75 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मेरा बच गया है 10, तो इसको भी कर लेते हैं कि 10 प्लस 20.75
7.5 जोड़ 20.75 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 20 और 10 30। तो 30.75 जोड़ ये मेरा 1 शून्य से 1 शून्य अड़ेगा और ये मेरा क्या होगा एक इधर और आएगा तो 2.075 होगा। कहने का मतलब कि टोटल जब जोड़ेंगे तो 30 और 2 32 जोड़ 0.7714 यही आएगा, इसी के आसपास आएगा 32 दशमलव समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, इसमें 36 है, इसमें 32 है, 34 है, 30 है, इसका सही आंसर होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब क्रमिक वृद्धि हो रहा हो तो क्या करेंगे, 3 दिया हुआ रहे तो पहले 2 को निकाल लीजिए, फिर 2 को निकालने के बाद एक तीसरा को निकाल लीजिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सवाल धांसू है। वहां पे वृद्धि हो रहा था, यहाँ पे छूट मिल रहा है। मैंने जानबूझ के दोनों टाइप का कॉन्सेप्ट एक ही सेट में डाला था कि जहाँ पे छूट होए वहां पे आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो कहता है कि जब 2 को छूट मिला, कितना कितना का, 5 का और 20 का, ठीक है, और एक छूट और मिलता है तो टोटल जो छूट है वो कितना का हो जाता है 35.4% का हो जाता है। ठीक है, तो चलो भाई छूट निकाल लेते हैं। तो छूट निकालने में क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा मेरे बुड़ू। ठीक है, जब कोई चीज जनसंख्या हो, किसी का सैलरी हो, तीनों क्रमिक बटा अच्छी से बढ़ेगा तो वहां पे हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन किसी वस्तु में अगर छूट दी जा रही है ना, तो जहाँ छूट की बात होगा डिस्काउंट का, तो वहां पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 20 गुने 5 बटा क्या हो जाएगा 100। तो 20×5 कितना हुआ 25, और ये ऊपर में 100 और नीचे में 100, दोनों का मान कितना आया 1। तो 25 में से 1 गया, कितना बचा 24। ठीक है, अब हमें जो फाइनल जो कंक्लूजन आया है 3 छूट पे वो कितना है मेरा 35.4 है। तो ऐसा करते हैं कि 24, अब हम देखते हैं कि 35.4 के नजदीक पहुंचते कि नहीं। इससे चलेंगे तो 24 से 7 कितना होगा 31, और गुना होके भी घटेगा तो वो तो मेरा नहीं होगा। 15 है तो 24 जोड़ 15 माइनस 24 गुने 15 बटा क्या होगा मेरा 100। तो 24 और 15 कितना हो गया 39 हो गया, माइनस 24 दहा का तो ऐसे ही हो गया 240, और फिर 5 से तो 240 और 120 कितना हो गया 360। तो इसको जब करेंगे टोटल 360 बटा 100 तो कितना होगा 3.60। जब घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 35.4%, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा मेरा इसका सही जवाब। ठीक है, सबसे शॉर्टकट मेथड यही है ना, कि 2 को निकाल लेंगे। इतना बस याद में रखना है कि छूट में ये घटेगा, और किसी चीज की अगर वृद्धि होगा तो a प्लस बी ए जोड़ बी गुने क्या होगा ए बी बटा 100 होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे छूट की बात कर रही है तो यहाँ पे घटेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करा कि 6 और 24 के बीच जो मध्य समानुपाती है, और उसके भी और करा कि 8 और 16 के बीच में क्या है तृतीय समानुपाती। ठीक है, 6 और 24 के क्या है बीच मध्य अनुपाती, और 8 और 16 के बीच क्या है तृतीय अनुपाती। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं हम लोग, √a गुना b करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा √6 गुणा 24। जब 6 गुणा 24 को करेंगे तो कितना आएगा 24 छक 44 से √144 होगा, तो √144 का मान कितना होगा 12 होगा। ठीक है, और तृतीय अनुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं कि जैसे b² बटा a होता है, तो 16 गुने 16 बटा कितना होता है 8 होता है। तो इसको जब काटेंगे तो 2 से कटेगा यानी 32। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती कितना था 12, 8 और 16 का तृतीय अनुपाती कितना है 32। इसी का तो जोड़ के मुझे वैल्यू प्राप्त किया है, तो 32 में 12 जोड़ देंगे, इसका जो सही आंसर आएगा मेरा कितना होगा 44 होगा। वेर इज 44, डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि ए ने एक काम शुरू किया। ठीक है, ए ने एक काम किया शुरू किया और 3 दिनों तक काम करने के बाद चला गया। फिर बी को बुलाया गया और उसने शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त किया। यदि ए 5 दिनों तक कार्य करने के बाद छोड़ दिया
फिर बी कितना दिन काम किया, 3 दिन में काम समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करता है। अब यहाँ पे मुझे टोटल कितना वर्क है इसका मान ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस एक यही कंडीशन दिया जा रहा है कि पहले ए कुछ दिन काम किया तो छोड़ के चला गया, तो बी फिर कुछ दिन में काम निपटा लिया, फिर ए कुछ दिन और तक काम करता है तो बी इतना दिन में काम करके क्या कर लिया, निपटा लिया। तो टोटल वर्क कैसे होगा, ए ने कितना दिन काम किया था, 3 दिन, तो 3A, फिर बी ने कितना काम किया था, 4 दिन, तो 4B। यही मेरा क्या है, टोटल वर्क है। इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। अब पहले हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि कौन कितना क्या है, कैपेबल है। तो पहले तो 3 दिन ए काम किया, फिर 4 दिन बी किया। फिर क्या था कि ए 5 दिन काम किया और बी कितना दिन काम किया था, 3 दिन काम किया था। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, तो इधर इधर से जाएगा मेरा, तो खाली बी बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2A, यानी A बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, जहाँ ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2। कुछ नहीं किए, दोनों जितना दिन तक काम किया था उसको क्या कर दिए, बराबर कर दिए, और उसके बाद दोनों की एफिशिएंसी निकाल लिए। अब पहले हमें टोटल वर्क मालूम करना होगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना आया, 1 आया है, तो 3 × 1 जोड़, बी की एफिशिएंसी कितना आया है, 2, तो 4 × 2, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी टोटल वर्क मेरा कितना यूनिट था, 11 यूनिट। अब खत्म कौन करेगा, बी से पूछा है कि बी कितना दिन में खत्म करेगा, 11 यूनिट वर्क है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 5.5 हो जाएगा, यानी 5.5 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया मेरा क्या, रीजनिंग का 10 सवाल। 10 सवाल मैथ्स का था, आपका खत्म हुआ, और उसके बाद आगे 10 रीजनिंग का होगा, फिर 10 कंप्यूटर का होगा, फिर आपका 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म होगा, उसके बाद 15 इंपॉर्टेंट जीके जीएस होगा। कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा इस प्रकार के सवाल में कि जहां आपको लगे गड़बड़, नहीं लग रहा है आपको कि 23 से 455 में गुना करेंगे तो कुछ ज्यादा ही मेरा मैटर बढ़ जाएगा, है ना। तो अब आपको ध्यान में आ गया क्या कि कम से कम ये गुना वाला को चेंज करना पड़ेगा। तो आपका 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया, इसमें गुना वाला है नहीं, इसमें गुना वाला है नहीं। अब इसमें जोड़ है, इसमें क्या है, घटाव है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में करके, इधर से ही आते हैं, पहले इसको करते हैं। किया हुआ भी है मेरा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो 18 गुने क्या करेंगे, 23, ठीक है। दोनों का रेसिप्रोकल चेंज कर रहे हैं, फिर -455 भागा क्या हो जाएगा, 7 जोड़ 28, ठीक है। तो 455 भागा 7, 7 छक 42 और 3, 7 छक 42 और 7 पचे 35, 65 जोड़ 28 मेरा इधर है। इधर गुना करेंगे 18 को 23 से, 18 तिया 54 और 18 तिया कितना हो जाएगा, 36, 4 हो जाएगा मेरा, 6 5 11 और 3 1 4 हो जाएगा, 414 मेरा इधर आया। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 414 में 28, तो 8 4 12 हो गया, 2 1 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 442 में से कितना घटाना है, 65 घटाना है, तो 12 में से 5 जाएगा कितना, 7, ये बचेगा मेरा कितना, 13 में से 6 गया 7, 377, यानी सब ओवरऑल कैलकुलेट करके मेरा 377 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको चेंज करेंगे, माइनस और किसको, गुना को। देख लेना है यहाँ पे कि जब गुना होता तो शायद वाकई में क्या इतना बड़ा आंसर आता, इतना छोटा नहीं आता। तो कुछ आपको क्लू, कुछ आपको हिंट दिख जाएगा। अगले सवाल के बढ़ते हैं कि प्रैंग्ड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले प्रैंग्ड लिख देते हैं, ठीक है, PRANKED, ठीक है, प्रैंग्ड। कहता है कि अब उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद कौन आएगा, ई आएगा, ई के बाद कौन आएगा, के आएगा, के के बाद कौन आएगा, एन आएगा, एन के बाद पी आएगा, पी के बाद आर आएगा। कोई किसी से नहीं मिला, यहाँ ए है, यहाँ पी है, यहाँ डी है, यहाँ आर है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ के है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ के है, यहाँ पी है, यहाँ ई है, यहाँ आर है, यहाँ डी है, तो कोई नहीं मिला, यानी नन,
कोई नहीं मिलता है अपरिवर्तित करने के बाद। ठीक है, चेंज करने के बाद कोई अपरिवर्तित नहीं रहा। आगे, ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर हच मेरा किसका है, बहन का सिंबल एट द रेट बेटा का है, तो उस हिसाब से देखते हैं। एक यहाँ पे समीकरण मेरा दिया हुआ है कि P है ना एंड Q, तो P क्या है, पत्नी है। P जो है वो पत्नी है किसकी, Q की। ठीक है, और परसेंटेज का जो साइन है वो है आपका पिता का, तो ये पिता है, किसका पिता है, एल का। और हच जो साइन है वो किसका है, बहन का, तो एल बहन है किसकी, आर की। एंड के, तो के फिर से क्या है, पत्नी है किसका, के का। तो ई मेरा मैरिड पर्सन, ई आपका मैरिड पर्सन। सवाल क्या पूछा है कि हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर। ठीक है, तो आर यहाँ पे है ना, और क्यू यहाँ पे है। जब ये दोनों भाई बहन है तो क्यू जो होगा क्या होगा, इसका पिता होगा। नहीं, ए भी बहन, ए भी बहन, लेकिन ई इसका के इसका जीजा जी है। ठीक है, तो आर और एल बहन है, एल के बाबूजी कौन है, क्यू है, तो आर के भी बाबूजी लगेंगे, है ना, बाबूजी। चलिए ऑप्शन नंबर सी, फादर। आगे कहता है कि एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो पैटर्न कर रहा है, एफ के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद सी, तो सी के बाद कौन आता, बी। एम मेरा 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, तो 7 के बाद कितना आता, 3 आता, सॉरी 7 के बाद 5 आता, तो बी ई। 61 में से 3 गया 58, 58 में से 3 गया 55, 55 में से 3 गया 52, तो 52 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 49 आएगा। तो बी ई 49 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि कुछ बैग जो है पर्स है, तो मान लिया जाए कि बैग है, ठीक है, और इधर क्या है, पर्स है। कह रहा है कि सभी पर्स वॉलेट है, तो सभी पर्स क्या हो गया, वॉलेट हो गया। कहता है कि सभी वॉलेट क्या है, बोरे, है ना, बोरे हैं। क्या पूछा है कि सभी पर्स बोरे हैं, जी बोरे के अंदर पर्स है, तो पहला तो सेटिस्फाई कर गया। कहता है कि कुछ वॉलेट बैग है, जी बिल्कुल, बैग मेरा ये है और वॉलेट मेरा ये है, तो दोनों क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो बोथ कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसी कूट भाषा में मेक सम मोर को PBGPST है ना, और नीड मोर टाइम को RQEQGP लिखा गया है। तो कुछ नहीं करना होता, ऐसे लिखना होता है कि मेक सम मोर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, PBGP और ST, और क्या है मेरा नीचे कि नीड मोर टाइम, नीड मोर टाइम। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, RUEK और GP। हमें पूछा क्या है, मोर का, तो मोर मेरा यहाँ मिल रहा है, मोर मेरा यहाँ मिल रहा है। इसका बनाने का एक ही ट्रिक है, जो इसमें जिस सीक्वेंस में ऊपर नीचे मिलेगा और जो इसमें राइट साइड में भी जो मिलेगा वही उसका आंसर होगा। तो PB दोनों में है नहीं, GP और GP मेरा यहाँ है, GP या क्यू GP है, ST मेरा है नहीं, RQ है और ये मेरा EK है। तो मोर दोनों सेंटेंस में मिल रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे GP मेरा दोनों राइट साइड में मिल रहा है, तो GP इधर मेरा क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक सीक्वेंस है अल्फाबेटिकल सीरीज का जो फॉलो कर रहा है, U मेरा 21 होता है, T मेरा 20 होता है, S मेरा 19 होता है, तो Q मेरा 17 होता है। अच्छा, इसके बीच ही में है ना, ये वाला बीच में, तो 21 से 20 आया, 20 से 19 आया, तो 19 से कितना होगा, 18 होगा, तो 18 क्या होता है, R होता है। उसके बाद Q मेरा 17 है, तो ए मेरा चालू है नहीं आर से, ए मेरा भी नहीं आर से, ए मेरा भी नहीं, ए मेरा आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, यही मेरा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, नीचे में थोड़ा सा स्पेस कम जा रहा है, सवाल को अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सवाल देखिए, जो भी वीडियो देखेंगे आपके लिए चैलेंज रहा, देखते हैं कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। यह जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, इसका सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करते होंगे कि आप वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी कूट भाषा में मोरबिड को 61 लिखा गया, तो मोरबिड
अंग्रेजी में यहाँ मोरबिड है, यहाँ बी छूटा हुआ है, ठीक है, हिंदी में। तो मोरबिड, एम कितना हो गया 13, ओ मेरा कितना हो गया 15, आर मेरा कितना हो गया 18, बी मेरा कितना हो गया 2, आई मेरा कितना हो गया 9 और डी मेरा कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको जोड़ा जाए तो 13 और 15 28। ठीक है, 28 और 18 कितना हो गया 46 है, 46 और 2 48, 48 और 10 58, 3 61। ठीक है, यानी कुछ नहीं, इसका जोड़ने का है बस। ठीक है, किसको किसको, जो सेंटेंस आप जो वर्ड आपका दिया हुआ है उसको। तो आर का वैल्यू लिखते हैं, आर का वैल्यू कितना होगा 18। इसके बाद ए है, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का कितना होगा 22, आई का कितना होगा 9, एस का कितना होगा 19, एच का मेरा कितना होगा 8, ई का मेरा कितना होगा 5 और डी का मेरा कितना होगा 4। तो 18 1 19, 19 और 9 कितना हो गया, अच्छा 19 19 और 19 38, 38 और 9 43, 47 और 22 69, 69 और 9, 69 और 9, 9 9 18, 78, 78 और 8, 8 8 16, 8 1 7 1 8, 86, 86 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से 3 किसी एक प्रकार से समान है, इसीलिए एक जैसा बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर है जो इससे क्या है मिलता जुलता नहीं। तो देखिएगा, ए मेरा 1 होता है, एन मेरा 14 होता है, एच मेरा 8 होता है, एस मेरा 19 होता है। तो 1 और 8 और 14 और 5। ठीक है, यानी एक नंबर का 3 नंबर वाला अल्फाबेट से संबंधित है और 2 नंबर वाला किससे 4 नंबर से। तो जे मेरा कितना होगा 10, क्यू मेरा 17, चलो जी 7 का है, ई मेरा 5 और जे मेरा 10, 5 का यहाँ भी अंतर है, ये भी सेटिस्फाई। जे मेरा 10, आर मेरा 18, यहाँ तो 8 का अंतर आ गया बिड़ू, ये नहीं होगा। बाकी जगह 7 7 का आ रहा है, यहाँ पे 8 का आ रहा है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ऐसे इसको भी चेकिंग कर लेते हैं, पी मेरा 16 और डब्ल्यू मेरा 23, तो यहाँ भी 7 का है, यही गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि प्रोग्रामिंग भाषा, अब आ गया आपका कंप्यूटर। कहता है प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के लिए कंप्यूटर के लिए किया गया। तो मेनली स्टार्टिंग हो गया था थर्ड जनरेशन से ही, लेकिन फोर्थ में इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। फिफ्थ वाला मेरा किस पे है, एआई पे है। फर्स्ट वाला क्या था मेरा, मशीन लेवल लैंग्वेज था, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अभी क्या है थर्ड में, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस चाहे कोबोल। थर्ड से चालू हुआ था, फोर्थ तक ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो चुका था। लेकिन सवाल किया गया है कि किस पीढ़ी में किया जाता था, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, थर्ड पीढ़ी होगा। अगला सवाल कहता है कि कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर्स को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। देखिए, एक होता है नेविगेशन की, है ना, नेविगेट करते हैं मतलब रास्ता बताते हैं, जिसमें एरो की हो गया, होम की हो गया, इंड की हो गया, है ना। और एक तो फंक्शन की आप जान रहे हैं, F1 F2 वगैरह। और स्पेशल पर्पस की जब ये दोनों मिल जाएगा तो स्पेशल पर्पस हो जाएगा। लेकिन टॉगल्स की जो होता है ना, जिसमें कैप्स लॉक रहता है, नम लॉक रहता है, स्क्रॉल लॉक रहता है, इंसर्ट की रहता है, इसका जो सही जवाब होगा कौन होगा, टॉगल की होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड हार्ड डिस्क ड्राइव की त्रुटि स्थिति की जांच करने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा CHK DSK। बिल्कुल सिमिलर, मिलता जुलता है, लेकिन जब हम लोग चेक करेंगे तो CHK और DSK को पुट करेंगे। अगला सवाल कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो FAT आपको पता है ना कि जितना भी कंप्यूटर का शॉर्ट जो एब्रिवेशन है उसको याद कर लेना है। फुल फॉर्म आपको तो पूछेगा ही 5 ऐसे भी, और जहाँ तहाँ आपको कंप्यूटर में भी सवाल मिलेगा। तो इसका जो मीनिंग होता है फाइल एक्युलेशन टेबल होता है। FAT का मतलब क्या है, फाइल एक्युलेशन टेबल। अगला है कहता है कि मैक एड्रेस का जो
प्रारूप है, किस रूप में लिखा जाता है? तो मैक एड्रेस जो भी होता है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने यहाँ पहले से लिख लिया है, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो 00 है ना, रेशियो में आ गया, फिर 1A 2B 3C 4D 5B, नहीं तो हाइफन से 00-1A -2B 3C 4D और 5B। तो यह जब भी मैक एड्रेस लिखा जाएगा हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि सवाल आपको उठा के यही दे दिया, यह जो है किस चीज का फॉर्मेट है, तो मैक नंबर को इंट्रोड्यूस किया है किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP है ना, SNMP इसका भी शॉर्ट फॉर्म जो है ना, फुल फॉर्म जो याद रखिएगा, कहता है कि किस पोर्ट नंबर पर काम करता है। तो SNMP जो क्या है कि नेटवर्क डिवाइस को दूरस्थ रूप से प्रतिबंधित करने के लिए काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई नेटवर्क चला रहे हैं, वहां पे किसी प्रकार का मतलब इलीगल चीजें आ रही है, तो उसको SNMP के थ्रू क्या कर सकते हैं, दूरस्थ से ही क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और उसके लिए एक UDP क्या होता है, कोड होता है, UDP 61 और UDP 162। यहाँ पे 162 नहीं दिया हुआ था, लेकिन याद रखिएगा कि UDP 161 और UDP 162 होता है। तो क्या करता है, नेटवर्क डिवाइस को दूर से ही प्रतिबंधित करने के लिए काम करता है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो गया तो। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो मैकफी जो है क्या है, एंटीवायरस है, कैपरस्काई जो है, नॉर्टन जो है, लेकिन ओरेकल जो है क्या है, यह कंप्यूटर वायरस एंटीवायरस नहीं है, यह एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अच्छा, एक मैंने नहीं दिया है, 3-3 करके दे दिया है ताकि कोई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो सके। तो अब तो ढेर सारे आप जानते होंगे, अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होगा आपके पास तो आप तो जानते होंगे कौन इनपुट डिवाइस है कौन आउटपुट डिवाइस है, जानना भी चाहिए। एक आध दो सवाल आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से। ठीक है, इनपुट से, आउटपुट से, पेरिफेरल से। तो यहाँ पे जो आपका जो सही जवाब होगा, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन, ये तीनों क्या है आपका एक साथ में जो है इनपुट डिवाइस रखा गया है। यहाँ पे आउटपुट कौन हो गया, प्रिंटर हो गया। यहाँ पे आउटपुट कौन हो गया, मॉनिटर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर जिसमें नक्शा उक्सा हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, कोई बड़ा सा इमेज वगैरह निकालना हो, वो एक प्रकार का प्रिंटर ही है जिसमें हम लोग सुसज्जित ढंग से निकाल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है NIC का पूरा रूप क्या है। ठीक है, तो NIC दो गो आपको फुल फॉर्म यहीं पे आ गया। ठीक है, इसके पहले क्या था, FATB था, उसके बाद SNMP का भी आप याद कर सकते हैं, उसके बाद आपका NIC का आ गया। ठीक है, तो इसका होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, कहता है कि इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। जी बढ़िया सवाल है, इसको होस्ट बोला जाता है। क्लाइंट किसको बोला जाता है, जरा इसके जवाब हम लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। कि इंटरनेट पर जो प्रत्येक कंप्यूटर होगा, इट वर्क्स लाइक ए होस्ट। ठीक है, होस्ट के तौर पे काम करता है। तो ये आपका 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 कंप्यूटर का सवाल हम लोगों ने किया। 5 हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म और 15 GK GS हमें करना है, और बहुत जल्दी ही निपटा दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की भी डिस्कशन होती है भारती सर के द्वारा। मुझसे ज़्यादा मज़ेदार उनका क्लास रहता है ना, चीज़ें भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो देखो यार, ज़्यादा है नहीं, 25-30 सेट है, 1 घंटे पे आप 2 भी निकालते हैं तो ज़िंदगी के 50-60 घंटे आप तो ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कम से कम यहाँ तो कम से कम अच्छी चीज़ों के लिए बर्बाद करो यार। जो चीज़ें आपको करियर बना सकती है, जो चीज़ें आपको माँ बाप का खुशी दे सकते हैं, एक सिलेक्शन माँ बाप की आपकी उम्र बढ़ा सकती है, तो आप क्यों नहीं सोचते कि चीज़ों को हमें सही करना है। आप अपने लिए नहीं करेंगे भाई, तो कम से कम माता पिता के लिए तो करिए ना, कि एक सिलेक्शन से माँ बाप का खुशी, समाज में इज्जत बढ़ जाना, आपका करियर सेट हो जाना। नौकरी जो होता है ना, जो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस भाई सबकी वैसे हैसियत नहीं होती है, सब एक जैसे बराबर नहीं होते हैं। कोई बड़ा लो फैमिली से भी आता है, कोई बड़े अच्छे फैमिली से भी आते हैं, जिनके पास कैपिटल होता है वो बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। लेकिन भाई आपको नौकरी कम से कम 3 पीढ़ी तो मरने नहीं देगा। अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपके सहारे आपके माँ बाप का जो बुढ़ापा है वो भरण पोषण होगा। आपकी जवानी है ना अच्छे गुजरेगी, वाइफ के साथ बढ़िया बढ़िया जगह जाइएगा, खाइए पीजिएगा, ऐश कीजिएगा। और आपके जो नीचे बाल बच्चे होंगे वो भी तो कम से कम अच्छा शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो नौकरी भूखे नहीं मरने देती किसी को इंसान यार। 3 पीढ़ी कम से कम आपको अच्छे, अगर नौकरी लेते हैं तो अच्छे
ढंग से आप जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि कोई मेहनत करना चाह ही नहीं रहा है, और नहीं मेहनत करिएगा तो अब क्या करिएगा, रेस से बाहर हो जाइएगा। एवरी डे, एवरी टाइम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यू आर नॉट सीरियस, दैट मीन्स यू आर किलिंग योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप अपने मौका को खो रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है 5, कहता है फैक्स, तो कहता है कि फेजिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। ठीक है, इसका क्या होता है, फेजिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। कैम तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मशीन नहीं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, पूछता रहता है स्नोबॉल का। ठीक है, तो स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, क्या होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट होगा। और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एक बार फिर से, फैक्स था फेजिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, कैम था कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, स्नोबॉल था स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, CSS था कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, MIS था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 5 आपका रहा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसके बाद 15 इंपॉर्टेंट जी के GS जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा, और जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा सवाल यहीं से आएंगे लाला, कहां से आएंगे। ठीक है, कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, कहीं कहीं आपको इतना ही भी देगा AITUC, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग सवाल है, मैंने क्या दिया है AITUC, है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 के, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। कहता है ये 1857 या 1875 होगा यहाँ पे, कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद कर लेना है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जितना भी इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है, रामकृष्ण मिशन जो भी हो, उसको एक तरीके से देख लेना है। यहाँ से भी पेपर में सवाल बनते हैं, खास करके बिहार वाले एग्जामिनेशन में। तो कहता है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका बहुत प्रचलित था एक स्लोगन कि वेदों की ओर लौटे, है ना। और इनकी सबसे फेमस पुस्तक, ये भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछता रहता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद की ओर लौटे किनका कहना था, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती। कहा जा रहा है कि भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक, जिसको स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या, जो पंचायत स्तर पे हम लोग जीते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन, ये जितने भी वायसराय हुए उसमें से सबसे अगर कोई बढ़िया व्यक्ति था तो लॉर्ड रिपन थे। इनको सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीयों के लिए काफी हद तक प्रयास किया। लास्ट में इन पर जो इल्बर्ट विल विधेयक था उसको इन पे लगा के, मतलब जुर्माना या किसी प्रकार का केस लगा के इनको हटा दिया गया। ठीक है, वरना बड़े अच्छे काम किए, कभी फुर्सत में आऊंगा तो इन पे कम से कम 10 टॉपिक 10 बात बताऊंगा मैं इनको। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का है ना, तो राष्ट्रपति जो टोटल है वो 52 से कहां तक लेके है, 62 तक है। और इनकी जो चुनाव संबंधित जी आर्टिकल है वो कितना है, आर्टिकल नंबर 54। कहता है कि भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है और किसे माना जाता है। मैंने यहाँ पे राज्य का दिया था, ना कि केंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता का अनुच्छेद कितना होता है, आर्टिकल 165 से रिलेटेड है। अगला सवाल कहता है कि बिहार में 1912 का भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। देख लेना है कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ कहाँ हुआ था। तो जो 27वां था ना, जो 1912 में हुआ था, जिनके अध्यक्ष कौन थे, RN मधोलकर, और यह हुआ था पटना के बांकीपुर में। ठीक है, यहीं पे जहां मेरा अपना कोचिंग चल रहा है उससे मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर में ही क्या है, बांकीपुर पड़ता है। हम लोग बड़ा खुशनसीब है यार कि जितना भी क्रांति, जितना भी कुछ भी हुआ बिहार से ही शुरुआत हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, है ना, तो हम लोग बिहारियों को कम मत आंको। जिस दिन हम लोग टाइट होकर खड़ा हो गए ना, पूरा विश्व में राज करेंगे। कहता है कि 27वां जो था ना 1912 में हुआ था, RN मुधोलकर के द्वारा उनकी अध्यक्षता की गई थी। और उसके बाद 37वां हुआ था 1922 में, जो गया में हुआ था, और उनके जो अध्यक्षता किए थे CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है,
अगले जी के जीएस की तरफ बढ़ते हैं कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, जब अपना देश में पूरा जो है लोगों का उत्साह चरम पे था, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 5 यहाँ पे तो जैसे गूगल करिएगा तो आपको 4 फरवरी के देगा, कहीं कहीं 5 फरवरी लिखा रहेगा। तो 1 फरवरी में घटना घटती है चौरा चौरी कांड, जिसमें क्या करता है, एक थाने में ढेर सारे सैनिकों को क्या करता है, पुलिस को जला दिया जाता है जिंदा, जिससे गांधी जी काफी मतलब दुखित होते हैं और ऐसा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। हम लोग उसी वक्त क्या करते हैं, देश को आजाद कर लेते हैं। लेकिन गांधी जी बेचारा हिंसा के क्या थे, सख्त खिलाफ थे। देखें कि इस प्रकार की घटना घटी है तो उन्हें अहिंसा को अपनाने के लिए इनको क्या किए कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उनको वापस ले लिए। और इस स्थिति में बहुत उनको सुनने को भी मिला। किसी ने ये भी बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में गलती करेगा तो उसको कहाँ तक हद तक सही है कि हिमालय वाले व्यक्ति को क्या करने का, कष्ट देने का, दुख पहुंचाने का। किसी ने माना कि यह जो सबसे बड़ी मानवीय भूल हुई कि चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। यह था ना कि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, खुद सुभाष चंद्र बोस है ना, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग सब कुछ त्याग के असहयोग आंदोलन में लगे हुए थे। लेकिन अचानक जैसे ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई तो उन लोगों में आक्रोश आ गया। आप क्यों ही बोल दें कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मेरा ही पढ़िए और उसके बाद हम पढ़ाई नहीं करें, तो क्या सोचिएगा, मैंने श्लोक ही दीजिएगा, है ना, वही सब चीज है। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत और आर्कटिक महासागर के बीच में एक जल संधि है जो रूसी सुदूर पूर्व के चुक्ची प्रायद्वीप को अलास्का के स्वार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है। यह वही जगह है मेरे आका, मान लीजिए कि यह जगह है तो बस थोड़ा सा है ना, और यहाँ मान लीजिए कि इधर रसिया है और रसिया कहीं पार्ट पड़ता था इधर, लेकिन ये वाला बेच दिया किसको, अमेरिका को। उसको लगा कि है ही नहीं कुछ, बाद में इतना मिनरल्स वहां निकला कि रसिया वाला को आज तक पश्चाताप होता है, यहीं से निकाल रहा है, यूरेनियम बना रहा है, एटम बम बोल रहा है कि दागिए देंगे। ठीक है, लेकिन इसी के बीच क्या करती है, एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है। तो संसद तो पकड़ लिए होंगे 79 से, ठीक है, और उसकी कार्यवाही तो 79 से लेके 122 तक ये चलती है। ठीक है, अगला सवाल 3 कह रहा है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से। कच्चा पुड़ी आप खाइएगा, अगर आपको आंख है और कच्चा पुड़ी देंगे तो खाइएगा, लेकिन बेचारा अंधरन कच्चा पुड़ी क्या करता है, खा लेता है। बस याद करने के लिए ट्रिक है, ऐसा नहीं कि बेचारा का जीव अथी नहीं है, आत्मा, वो याद करने का ट्रिक है कि कच्चा पुड़ी कौन खाएगा, तो अंधरा खाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा, सुधार एवं वनों की, वन्य जीव की संरक्षण का प्रदान करता है। तो ये थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि है ना मैंने दे दिया वन्य जीव, है ना, तो सिर्फ पर्यावरण वगैरह रहता तो 48 मार्क के निकल जाते हैं, लेकिन वन्य जीव वगैरह है तो आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। 48 का ए इज द राइट आंसर। कहता है कि 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले में मतलब ये सुझाव है कौन दिए थे। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि समाज सुधारक लोग नहीं थे, लेकिन अगर नियम कानून बना हुआ था तो उस स्थिति में एक व्यक्ति बेचारा कर क्या सकता था। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। ठीक है, उसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को, है ना, बोले कि नहीं किसी को जो विधवा होगी उसको विवाह होना ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, सती प्रथा, कि अगर पति खत्म हो गया, पति कितना आवारा हो, गुंडागर्दी हो, चोरी करते पकड़ा जाए, किसी तरह मरा जाए, पत्नी को भी मरना पड़ता था। गलत बात है कि नहीं, चिता पे पति लेटा हुआ है, पत्नी जो है उसको दारू वगैरह पिला के शराब के नशे में उसको सुला दिया जाता था, नीचे से आग लगा दिया जाता था, बड़ी बुरी कुरीति थी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बात को लोगों को भी समझाया कि नहीं, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको भी जीने का अधिकार है, वो पुनः किसी से शादी करके अपना घर बसा सकती है, रह सकती है। ठीक है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुझाव दिए थे, और उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे, वायसराय थे, जिन्होंने इस विधेयक को पारित करवाया, है ना, और हमारे समाज में स्त्रियों की क्या हुई, स्थिति में सुधार आई। ठीक है, अगला 3 सवाल उसके बाद यह सेट खत्म हो जाएगा। 3 सवाल मैंने करंट अफेयर से दे दिया है और बिहार से ही मैंने दिया है, क्योंकि बिहार का एग्जाम होगा तो कुछ प्रचलित चीज आपको पूछ सकती है। जैसे कहता है कि बिहार सरकार द्वारा 2 दिवसीय मखाना उत्सव, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया। तो कोई सोचबो नहीं कर रहा होगा, सोच रहा होगा बिहार में हुआ होगा, बेंगलोर में हुआ होगा। हम अपना प्रोडक्ट ले जाके कहीं बेचेंगे तब ना,
घर का चीज घरे में रहेगा तो कैसे मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। कहता है कि नालंदा जिले में, ठीक है, नया कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। यानी नीतीश सरकार जो है डेवलपमेंट का अगर देखिएगा गौर फरमा के, तो काफी ज्यादा हद तक इन्होंने काम किया है। लेकिन अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। लेकिन नए नई चीजों की स्थापना जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसे नालंदा जिले में कृषि अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है, सरमेरा में एक जगह है सरमेरा, है ना, वहीं पे नया कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहता है कि बिहार की बेटी मोनिका कुमारी, ठीक है, ने हाल ही में किस खेल में भारत को गौरवान्वित किया। ऐसा है कि बिहार के में अभी हम लोग खेल में पिछड़े हुए हैं। आप जाके देख लो मोइनुल हक स्टेडियम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में घर की महिला बच्चियां जो है अच्छा कर रही है, बेटियां जो है नाम कमा रही है, तो उस चीज़ को हम मेंशन ना करें तो कितना बड़ा का मतलब पाप लगेगा मुझे। कहता है कि बिहार की बेटी जो है मोनिका कुमारी, तो एक खेल है खो खो। खो खो में क्या किया, बिहार के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया। और दिमाहा भागलपुर नवगछिया एक जगह है, तो नवगछिया के पास ही दिमाहा भागलपुर में वहीं से बिलोंग करती है। तो बीपीएससी जब सवाल बना सकता है ना, श्रेयसी सिंह के बारे में, तो हम नहीं सवाल बना सकते मोनिका कुमारी के बारे में, पूछेगा सवाल यहीं से। तो ये आपका रहा 10 मैथ, 10 रीजनिंग, 10 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म और आपका 15 जीके जीएस, ठीक है। और वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखिए, है ना, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। और बाकी तो भारती सर है जो अपना डिस्क्रिप्टिव का जो है वो क्लास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज टेस्ट 14 बिहार सिविल कोड टेस्ट 14 के डिस्क्रिप्टिव सेशन में हम लोग मौजूद हैं। आज के डिस्क्रिप्टिव सेशन में बच्चे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, इडियम्स एंड मिसस्पेल्ड। एक एक करके बात करेंगे कि आखिर किस टॉपिक का कंटेंट कैसा होना चाहिए और कंटेंट आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चे आपको मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आज के डेट में तो ऑनलाइन का ऐसा जमाना है कि आप हर चीज़ आपके गूगल पे अवेलेबल है। तो कंटेंट आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बाहर आएँ और गूगल करें, किसी भी कंटेंट के बारे में जानें, मैक्सिमम न्यूज पढ़ सकें। वो जो रील्स आप जितना स्लाइड करते हैं ना, उससे ज़्यादा बेहतर है आपको कंटेंट पे ध्यान देना। जितना ज़्यादा न्यूज पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे वो बुक से पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, है ना, तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा कंटेंट सुनेंगे। जैसे हम लोग ऐसे, हमारे जैसे लोग यहाँ क्यों आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पे हम लोग क्यों आ रहे हैं, ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट दिया जा सके, आपको गाइड किया जा सके, है ना। तो आज का टॉपिक है बच्चे क्लीन इंडिया मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज चाइल्ड लेबर इन इंडिया। दोनों बहुत ही शानदार टॉपिक है ना, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले क्लीन इंडिया मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आखिर आप अगर कुछ भी करते हैं तो उसमें कंटेंट आप कैसे लिखें, शुरुआत कैसे करें। बहुत लोग को यही दिक्कतें आ रही है, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं सबकी कॉपी तो उनके सामने ही चेक हो रही है, सबकी कॉपी उनके सामने चेक की जाती है। उसके बावजूद कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर मैं उसके बारे में जानता तो हूँ, शुरुआत कैसे करूं। तो शुरुआत करने के लिए बच्चे सबसे पहले अगर मान लिया कि ये मूवमेंट है, तो इसके बारे में अगर आपने सुना है कुछ भी, तो 1 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी आप लिख डालिए, उसका इंट्रो हो गया, है ना। उसके बाद उसके अगर क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिख डालिए, काउजेस, रीजन। उसके बाद उसके अगर आपको लग रहा है कि उसका कोई पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट के ऊपर बात करेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव इंपैक्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद उसके कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो यही 3 4 बेसिक सब चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना है। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग क्लीन इंडिया मूवमेंट क्या है। देखिए मैंने क्या कहा कि द क्लीन इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज स्वच्छ भारत अभियान, यही है ना। देखिए हमने क्या किया, कंटेंट कहां से लिया, कुछ नहीं, आपने क्लीन इंडिया मूवमेंट को कह दिया कि ये इसको स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है, हो गई शुरुआत। उसके बाद इट वॉज लॉन्च ऑन October 2nd, 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत इसकी की गई October 2nd को, कब, गांधी जयंती के ऊपर, है ना, कब, 2014 में, जब पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने, तो इन्होंने शुरुआत की इसको
स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसी को कहा जाता है द क्लीन इंडिया मूवमेंट। हमने वही कहा, द क्लीन इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन, कह दिया, शुरुआत हो गई। अब इस ऐसे राइटिंग की शुरुआत हो गई। हमें इन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में भी एसेशन के पोस्ट आ गए हैं, हाई कोर्ट में लास्ट टाइम आया था, तो किसी में 150 वर्ड्स में लिखना होता है, किसी में 200 वर्ड्स में, किसी में 250 वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स में तो किसी में नहीं होते। तो मैं कोशिश करता हूं कि 150 to 200 वर्ड्स में आपको दे सकूं कंटेंट, चाहे उसी को आप थोड़ा सा शॉर्ट करके या थोड़ा सा एलिब्रेट करके, या तो शॉर्ट करके या तो थोड़ा उसको बढ़ा करके आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कंटेंट नहीं रहेगा, आप नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो शुरुआत यहां से हो गई। जो बच्चे शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए खास है ये, ठीक है। तो पहले हमने ये कह दिया कि इसको स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है, और ये लॉन्च हुआ कब? 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या था? द मेन एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू मेक इंडिया क्लीनर, हेल्थियर एंड मोर हाइजीनिक। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूं, कभी भी अगर ऐसे राइटिंग करें ना, तो अपने इजी लैंग्वेज में, लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ के भी अच्छा लगे। और क्योंकि अगर टफ वर्ड यूज करते हैं तो हो सकता है सामने वाला एक प्रॉपर उस वर्ड के बारे में ना जान रहा हो, है ना, तो वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वर्ड लिखें जो अच्छा भी लगे और समझ में भी, हाँ, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो द मेन एम, जो इसका मुख्य लक्ष्य था, वो क्या था, क्या रहा है? मेक इंडिया क्लीनर, इंडिया को साफ करना, हेल्दी बनाना एंड मोर हाइजीनिक, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? तो पहला, टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन। टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन, इसका मतलब जो खुले में सब कुछ जो फेंक रहे हैं, जो कचरा कर रहे हैं, उसको खत्म करना। टू इंप्रूव क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्ट्रीट्स, स्कूल्स एंड मार्केट्स। सड़कों को साफ करना, स्कूलों को साफ करना और मार्केट को साफ करना, उसमें इंप्रूव करना, उसकी सफाई में इंप्रूव करना, ये 2 ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। कहने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, कि आपको स्वच्छता और हाइजीन की महत्ता को समझा जाए, उसके इंपॉर्टेंस को समझा जाए, उसके बारे में उसको जागरूक किया जाए। इसके बारे में टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, इन दोनों के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव थे, है ना। क्यों लाया गया? तो ये इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसके इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या हैं, क्या क्या किया गया? तो बिल्डिंग टॉयलेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज टू स्टॉप ओपन डिफेकेशन। जो सड़कों के किनारे जो गंदगी फैलाई जा रही थी, उसके लिए क्या किया गया? बिल्डिंग, शौचालय निर्माण नहीं किया गया। तो पहला तो यही काम किया गया। नहीं तो अब क्या होता, थोड़े से रूरल एरियाज की तरफ आप बढ़ते थे तो सड़कों के किनारे, रास्तों के किनारे लोग, है ना, टॉयलेट कर देते थे। तो पहला तो ये किया गया कि बिल्डिंग टॉयलेट्स, शौचालय निर्माण किया गया। सेकेंड वन क्या किया गया? वेस्ट मैनेजमेंट। जो गंदगियां हैं उसको कहां कहां से इकट्ठा करके कहां कहां उसको ड्रॉप करना है, सारा कुछ किया गया। इनकरेजिंग पीपल टू segregate waste into recyclable and non-recyclable categories। आप देख रहे होंगे आजकल जो अभियान चल रहा है उसमें क्या है, 2 पेटी, ब्लू और ग्रीन, एक में गीले कचरे, एक में सूखे कचरे डाले जा रहे हैं ना। तो वही कहा गया, जो रिसाइकलेबल है उसको अलग किया गया, जो नॉन रिसाइकल हो सकता है उसको अलग किया गया। तो ये उसको इनकरेज किया गया लोगों के बीच। अवेयरनेस कैंपेन, लोगों के बीच कैंपेन किया गया, अवेयरनेस लाया गया। एडुकेटिंग पीपल अबाउट क्लीननेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड मीडिया। बहुत सारे प्रोग्राम के जरिए, बहुत सारे माध्यमों से लोगों को अवेयर किया गया सफाई के प्रति। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर काम किया गया, है ना। क्या क्या? पहला क्या है? शौचालय का निर्माण कराया गया ताकि उस गंदगी को खत्म किया जा सके। सेकेंड, वेस्ट मैनेजमेंट किया गया, जो गंदगियां थी उसको मैनेज किया गया कि जो रिसाइकल हो सकती हैं उसको अलग किया जाए, जो नॉन रिसाइकलेबल है उसको अलग किया गया, ठीक है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या था अपना, कि लोगों को अवेयर किया गया, है ना, सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति।
वेरियस प्रोग्राम्स के जरिए और फिर मीडिया, बहुत सारे मीडिया के जरिए। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? अच्छा, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखता है क्या? किसी चीज को साफ रखने का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखता है ना? और जब नहीं दिखता है तो नहीं लिखेंगे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि बेटर सैनिटेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसका सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ा कि बेटर सैनिटेशन, बेहतर सफाई, बेहतर स्वच्छता इन बोथ, दोनों एरिया में, रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। हेल्थ इंप्रूवमेंट ड्यू टू बेटर हाइजीन। हेल्थ, लोगों का जो हेल्थ है वो क्या हुआ? वो इंप्रूव हुआ बेहतर हाइजीन के जरिए। मोर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम पीपल स्पेशली यूथ इन क्लीननेस ड्राइव्स। क्या हुआ? लोग बहुत ज्यादा इसके प्रति जागरूक हुए, यूथ इसमें शामिल हुए, है ना? चलिए, हाँ, कुछ और पॉइंट क्या है बच्चे? कुछ और पॉइंट्स हैं आपके कंक्लूजन में काम आएंगे ये। द गवर्नमेंट along with many citizens, the government along with many citizens has been working together to make India clean, है ना? काम कर रही है गवर्नमेंट बहुत सारे सिटीजन्स के साथ मिलकर के। द क्लीन इंडिया मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ हेल्थियर, क्लीनर एंड सेफर कंट्री फॉर ऑल। इट रिक्वायर्स द एफर्ट ऑफ एवरी सिटीजन टू सक्सीड, है ना? इसमें गवर्नमेंट ने भाग तो लिया ही, साथ में लोगों को भी शामिल किया कि आप भी हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के चाहने से साफ नहीं हो पाएगा, तो सिटीजन को भी होना है। और ये क्यों? इससे ताकि हमारा देश ज़्यादा क्लीन हो सके, ज़्यादा क्लीन इन्वायरमेंट मिल सके, ज़्यादा सेफ हो सके और हेल्दी हो सके, है ना? तो इसके लिए क्या? इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत है किस चीज की? द एफर्ट ऑफ एवरी सिटीजन टू सक्सीड। इसको सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को क्या होना होगा? रिस्पॉन्सिबल होना होगा, है ना? और अपना एफर्ट लगाना होगा। तो ये आपको टॉपिक, आपको बच्चे क्लियर हो गया होगा, द क्लीन इंडिया मूवमेंट। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको दे दिया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां जाकर के इसका पीडीएफ भी आप मिल सकता है आपको, ठीक है? बाकी आपको थोड़ा सुनने का भी कोशिश किया कीजिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो हो सकता है उससे कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं बोल देता हूं कभी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चे? चाइल्ड लेबर इन इंडिया। चाइल्ड लेबर इन इंडिया, फिर से वही, जो लोग शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या? तो पहले तो ये कि चाइल्ड लेबर से आप समझते क्या है? बाल श्रम से आप क्या समझते हैं? तो चाइल्ड लेबर इन इंडिया कहते हैं ना कि 14 से पहले अगर आप किसी बच्चे को काम कराते हैं तो आप एक ऑफेंसिव काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है ना? चलिए, तो चाइल्ड लेबर रेफर्स टू चिल्ड्रन वर्किंग इन डेंजरस एंड हार्मफुल कंडीशंस, ऑफन इन फैक्ट्रीज, माइंस और एज डोमेस्टिक वर्कर्स। कहने का क्या मतलब कि ये किससे रिलेटेड है? ये रेफर करता है, चाइल्ड लेबर रेफर्स टू चिल्ड्रन वर्किंग इन डेंजरस एंड हार्मफुल कंडीशन। किसी डेंजरस और एक हार्मफुल कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, अक्सर किसमें? फैक्ट्रीज में, माइंस में, खदानों में, और एज डोमेस्टिक वर्कर्स, इस रूप में अगर काम कर रहे हैं तो इसी को कहा जाता है क्या? चाइल्ड लेबर, ठीक है? इट इज अ सीरियस इशू इन इंडिया। यह एक बहुत ही सीरियस इशू है इंडिया में। where children are forced to work instead of going to school, जहां बच्चों को स्कूल जाने के बजाय काम करने पे जोर दिया जाता है। आप गांव में देखें, यहाँ तो आप अर्बन एरिया में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ भी कहीं कहीं आप कुछ रेस्टोरेंट में जाइए, कुछ होटल्स में जाइए, वहाँ आपको बच्चे कुछ काम करते दिख जाते हैं। तो छोटे होटल्स हैं, बड़े होटल्स की बात मैं नहीं कर रहा, तो छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं, जो छोटे ढाबा होते हैं, वहाँ आपको बच्चे काम करते दिख जाएंगे, है ना? स्ट्रीट पे काम करते दिख जाएंगे। तो वहाँ उनको स्कूल जाने के बजाय किसी पे जोर दिया जा रहा है ताकि वो काम कर सके। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं, काउज क्या है ना? ठीक है। उसके बाद दिस प्रैक्टिस रॉब्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन विच इज देयर राइट। और इससे क्या हो रहा है, जब उनको स्कूल जाने के बजाय काम करने के लिए फोर्स किया जाता है तो इससे उनका बचपन छीना जा रहा है, एजुकेशन छीना जा रहा है, जो कि इनका राइट है, उनका अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक बेहतर सा इंट्रोडक्शन, बहुत ही परफेक्ट इंट्रोडक्शन है बच्चे। ठीक है,
इसके काउजेस क्या हैं, चाइल्ड लेबर का आखिर क्या क्या कारण हो सकता है? तो पहला है गरीबी। कोई एलीट क्लास के लोग अपने बच्चे को काम कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। कोई एलीट क्लास के लोग अपने बच्चे को काम नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? उसकी उन्हें जरूरत होती नहीं है। उनके जितने भी नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाती हैं फाइनेंशियली। अगर वो स्टेबल हैं, सब कुछ है उनके पास, तो उनको जरूरत नहीं होती है कि अपने बच्चों से काम कराएं। वो उनको एडुकेट करते हैं। तो पहला रीजन क्या? पॉवर्टी। तो लोग पॉवर्टी पॉवर्टी बोलते हैं, ये इसको पॉवर्टी पढ़ा जाता है। क्या है? पॉवर्टी। इट मीन्स गरीबी। तो पहला रीजन है बच्चे गरीबी। ठीक है। तो फैमिलीज लिविंग इन पॉवर्टी ऑफन सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क टू अर्न मनी। जो लोग गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं ताकि दो पैसे वो भी अर्न कर सके, टू अर्न मनी। सेकेंड है लैक ऑफ एजुकेशन। क्या है? मेनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर एजुकेशन एंड आर पुश्ड इनटू वर्क। बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने का कोई संसाधन नहीं होता है और उनको पुश किया जाता है काम करने के लिए। ठीक है। एंड थर्ड वन इज इलिटरेसी। जो लोग थोड़े गरीब भी होते हैं ना, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कब? जब वो थोड़े लिटरेट होंगे, जब उनको पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में उनको मालूम होगा, तो वो खुद काम करेंगे और अपने बच्चों को एडुकेट करेंगे। तो इलिटरेसी एक बहुत ही बड़ा सा एक मायने रखता है कि सम पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड राइट्स। कुछ लोग जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, वो अपने ज़माने में, अपने टाइम में वो इलिटरेट रह जाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई समझा दे, थोड़ा कुछ बता दे और उनके समझ में ये आ जाए कि अगर मैं काम करूं और अपने बच्चे को शिक्षित कर सकूं, एडुकेट कर सकूं, है ना, तो वो अगली बार से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर उनकी फैमिली अच्छी होती चली जाएगी, है ना। उनको उनमें, उनके फैमिली में ग्रोथ मिलता चला जाएगा और ये इरेडिकेट हो सकता है ये प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या है? तो पहला तो हेल्थ प्रॉब्लम। अब छोटे बच्चे को काम कराएंगे, ढंग से उसे खाना नहीं मिलेगा, उसका बचपना छिन गया, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म होने के कगार पे होती है। तो चिल्ड्रन वर्किंग इन अनसेफ कंडीशन सफर फ्रॉम फिजिकल हार्म एंड डिजीजेस। उनको बहुत सारे फिजिकल हार्म भी होते हैं। बच्चे को क्या मालूम कि कैसे कौन सा काम परफेक्ट तरीके से होगा, है ना। जैसे कुछ लोग उम्र से पहले बाइक सीख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? ज्यादातर एक्सीडेंट करते हैं। वही होता है कि अगर उम्र से पहले किसी को काम कराया जाए तो उनमें वो परफेक्शन नहीं आता ना, और उससे क्या होता है? उनको फिजिकल हार्म होता है, नुकसान होता है और डिजीज होते हैं। लॉस ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड वर्कर्स मिस आउट ऑन स्कूलिंग एंड आर अनेबल टू इंप्रूव देयर फ्यूचर। इसकी वजह से होता क्या है कि वो स्कूल नहीं जा पाते और अपना फ्यूचर इंप्रूव नहीं कर पाते। ठीक है। इमोशनल इम्पैक्ट। वर्किंग एट अ यंग एज कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। अभी हमने कहा ना कि वो मेंटली भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। अगर छोटे उम्र से काम करते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है। चलिए, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या क्या एक्शन है बच्चे? द इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज लाइक द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बनाया है। अब उसकी जरूरत क्या है? ढंग से, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन की। अगर उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। आपने क्या क्या किया है, अगर ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की जाए, है ना, आपने रूल बनाने को बना दिया, लॉ बना दिया, अगर उसको ढंग से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत पहले ही है। देयर आर ऑल्सो प्रोग्राम्स टू एडुकेट चिल्ड्रेन एंड सपोर्ट पुअर फैमिलीज। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं कि पुअर फैमिली को सपोर्ट किया जाए और उनको फ्री एजुकेशन भी दिया जाए। ठीक है। चाइल्ड लेबर इज अ बिग प्रॉब्लम एंड टू एंड इट एवरीवन नीड्स टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ बेटर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ये बड़ा प्रॉब्लम तो है ही आज के डेट में। अगर कोई कंट्री बहुत आगे नहीं जा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन जो होता है वो चाइल्ड लेबर होता है। चाइल्ड लेबर से होता क्या है? वो एडुकेट नहीं हो पाए, वो मेंटली फिट नहीं हो पाए, तो जब उन, और यही जाकर के फिर यूथ बनते हैं, तो जब यूथ बन गए तो वो एक लेबर ही रह गए, और जब लेबर ही रह गए तो बताइए, जब उनकी तरक्की नहीं हुई, देखिए देश से
कोई किसी को ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लोग से देश बनता, देश से लोग नहीं बनते। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि अगर हम हैं तो हमसे ही कंट्री है, कंट्री से हम बाद में हैं, पहले हमसे ही कंट्री। अगर मैं ठीक रहूंगा तो मैं कंट्री के ग्रोथ में कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करूंगा, कुछ ना कुछ अच्छे काम कर जाऊंगा, है ना। तो ये होता है। तो चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना बहुत ही नेसेसरी है। तो ये बिग प्रॉब्लम है। एंड टू एंड इट, इसे समाप्त करने के लिए एवरीवन नीड्स टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद बेटर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। हम लोगों को उनको अच्छे से एडुकेट करना चाहिए, उनको बेहतर मौका देना चाहिए। ठीक है, तो ये चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ये टॉपिक भी आज का हमारा खत्म हुआ। जिनको जिनको ये लग रहा है कि शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं ऐसे राइटिंग में, उनके लिए बहुत ही बेहतर सा लाइन्स हम लिख करके सेंटेंस हम लाए हैं ताकि आपको आसान हो सके, है ना। ठीक है, चलिए, जो सेंटेंस आपको नहीं दिख पा रहे हैं इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हर जगह, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या है बच्चे, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। पहला लेटर क्या है बच्चे, फर्स्ट लेटर, राइट अ लेटर टू द पोस्टमास्टर कंप्लेनिंग अबाउट नॉन रिसिप्ट ऑफ द पार्सल बाय योर सिस्टर सेंड टू यू 2 months ago। आपकी सिस्टर ने आपको लेटर भेजा है, पार्सल भेजा है 2 मंथ पहले, अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है, तो इसी का कंप्लेन करना है। सेकंड है लेटर एक्सप्रेसिंग सिंपैथी एंड मेजर लॉस डैमेज ड्यू टू थेफ्ट। अच्छा, एक बात बताइए, ये इसमें कुछ पता चल रहा है कि किसको लिखना है? नहीं, लेकिन किसी के यहाँ अगर चोरी हुई है उसको आप सिंपैथी देते हैं तो किसको देंगे? वो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे, अनजान लोग को बहुत ज्यादा तो नहीं देते ना सिंपैथी। चलिए, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं दोनों लेटर के ऊपर। पहला लेटर क्या है? तो फर्स्ट लेटर इज, हाँ हमने क्या किया, फ्रॉम, फिर से इधर आ गया। देखिए ये थोड़े से हो जाते हैं बच्चे। पहले मैंने अपना नाम दिया, उसके नीचे एड्रेस हम देंगे, उसके नीचे एरिया लिखेंगे, सिटी लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे, है ना। सबसे पहले ये, फिर सेकेंड लाइन में ये, फिर थर्ड लाइन में ये, ऐसे इसके नीचे आएगा। फिर टू द पोस्टमास्टर, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना। तो ये सही से लिखा कीजिएगा थोड़ा। यहाँ स्पेस थोड़ा कम होता है बच्चे, इसलिए ये थोड़ा मिस हो जा रहा है ना। मैं पीपीटी में हमारा वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है कि कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ पार्सल। ये सर मैडम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों लिख दीजिए। I am writing to complain about the non-receipt of a parcel that was sent to me by my sister 2 months ago। 2 महीने पहले जो भेजा गया है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और मेरी सिस्टर के द्वारा ये भेजा गया है। The parcel was supposed to be delivered to my address। ये पार्सल अभी तक मेरे एड्रेस पे डिलीवर हो जाना चाहिए था, बट आई हैव येट टू रिसीव इट। लेकिन मुझे अभी भी इसे रिसीव करना है, मतलब नहीं रिसीव हुआ है। Despite waiting for a considerable time, there has been to update on its delivery status। इसके बजाय इसको कंसीडर किया जाए ताकि टाइम पे अपडेट, और इसको अपडेट करें ताकि टाइम पे डिलीवरी दिया जा सके। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड हेल्प रिजॉल्व द इशू एट द अर्लीस्ट। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। ये सब जो सेंटेंस है ना बच्चे, ये आप अधिकांश लेटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अधिकांश लेटर में यूज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ सेंटेंस जो हैं वो आप बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, जिसका आप अधिकांश लेटर में आप यूज कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। योर्स सिंसियरली, योर्स किधर गया, योर्स सिंसियरली। और हमने जो नाम दिया है XYZ, ये यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या, XYZ। ठीक है, डेटेड आप यहाँ भी लिख सकते हैं, डेट आप यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए, सेकेंड लेटर क्या है, सिंपैथी देना है। किसी के यहाँ चोरी हो गई है, देखिए फिर से वो ऐसे ही आ गया है, सीधा XYZ। ठीक है, आपको यहां देना है कंकड़बाग, एशिया लार्जेस्ट कॉलोनी, है ना, पटना। अपना पिन कोड हमने दे दिया 8,04,000। ठीक है, डियर फ्रेंड, ये इनफॉर्मल लेटर है तो सब्जेक्ट वगैरह की जरूरत है नहीं।
I was deeply saddened to hear about the recent theft at your home or business. चोरी कहीं भी हो सकती है, उसके घर पे भी हो सकती है, उसका अगर बिजनेस जहां होंगे, उसके शॉप कहीं होंगे, वहां भी हो सकती है। तो मैं उस बात से बहुत ही दुखी हूं ये सुनकर कि तुम्हारे घर पे या फिर बिजनेस में आप कुछ भी एक मेंशन करें, या तो बिजनेस या तो होम। I cannot imagine the distress and shock you must be feeling after such a major loss. मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम अभी किस कंडीशन में होगे। इतना जो हैवी लॉस हुआ है तुम्हारा, तुम्हें जो सदमा पहुंचा है, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम बहुत कितने मुश्किल में होगे, है ना। तुम कितने मुसीबत, डिस्ट्रेस का मतलब क्या, मुसीबत। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम किस मुश्किल में हो, किस मुसीबत में होगे और किस सदमे में होगे, है ना, जो फील कर रहे होगे। प्लीज नो दैट, हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए, प्लीज नो दैट माई थॉट्स आर विद यू ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। एक बात जान लीजिए, इस कंडीशन में मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। इस कठिन परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू असिस्ट यू, अगर आपको लगता है कि मेरी कहीं जरूरत आपको है, तो बेफिक्र, वेदर इट्स हेल्पिंग विद एनी इमीडिएट नीड्स और ऑफरिंग सपोर्ट इन एनी वे, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं, तो बिना हिचकिचाए आप बिल्कुल हमसे कहें। मैं आपके लिए वो इमीडिएट आपके लिए तैयार रहूंगा करने को। आई होप दैट द सिचुएशन इज रिजॉल्व क्विकली एंड जस्टिस इज सर्व्ड। उम्मीद है कि ये सिचुएशन जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा और आपके साथ न्याय होगा, है ना। विथ वार्मेस्ट सिंपैथी, देखिए यहां आना चाहिए बच्चे, सिंपैथी, ठीक है। उसके बाद XYZ, ठीक है। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर था, ये आपका खत्म हो, ठीक है। चलिए अब क्या है इस टेस्ट में, हाँ अच्छा, इडियम्स है। ऑन द मिडनाइट ऑयल क्या होता है, ज्यादा लेट तक काम करना ना। चलिए, ऑन द मिडनाइट ऑयल क्या होता है, टू वर्क लेट इनटू द नाइट यूजुअली ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट, किसी इंपॉर्टेंट चीज पे या डिफिकल्ट चीजों पे काम करना, देर रात तक काम करना, है ना, रात भर काम करना, आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण या कठिन काम को पूरा करने के लिए। She had to burn the midnight oil to finish her project before the deadline. उसको देर रात तक काम करना पड़ा। Had to का क्या मतलब, करना पड़ा, करना पड़ा। She had to burn the midnight oil to finish her project before deadline. जो उसको आखिरी समय दिया गया था उससे पहले उसको खत्म करने के लिए उसको रात भर काम करना पड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, आउट ऑफ द ब्लू समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली और विदाउट वार्निंग, कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, है ना। His phone call came out of the blue. I hadn't heard from him in years. अचानक से उसका फोन आ गया, मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी, है ना। चलिए, flow of steam to release pent up emotions, usually anger, by talking or doing something. गुस्से या अनदबे हुए भावनाओं को व्यक्त करना, मतलब किसी को बहुत दिनों से किसी के प्रति गुस्सा है, अचानक से वो फुट पड़ना, वही कहता है ब्लो ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब भाप, ब्लो ऑफ का मतलब, है ना, विस्फोट जैसा होना। तो क्या होना, टू रिलीज पेंट अप इमोशंस, जो भावना अंदर दबी हुई थी उसको बाहर आना, ठीक है। आप अगर इतना भी लिखते हैं तो ये इसका मीनिंग आपका कहला जाएगा, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। उसके बाद सीधा आप सेंटेंस बना दें, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट आई वेंट फॉर अ वॉक टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, है ना। आर्ग्यूमेंट के बाद मैं एक वॉक पे गया, टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, अपने अंदर जो बातें थी उसको बताने के लिए। चलिए, कोल्ड शोल्डर, टू इंटेंशनली इग्नोर और शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी में इंटरेस्ट ना दिखाना या किसी को अनदेखा करना जानबूझकर, है ना। शी गेव हिम द कोल्ड शोल्ड आफ्टर देयर आर्गुमेंट, बहस के बाद उसने उसको जानबूझकर क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया।
चलिए, बर्न द ब्रिज टू डिस्ट्रॉय वंस पाथ, मतलब बर्न द ब्रिज मतलब आप गए, वापस आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने, ठीक है। तो टू डिस्ट्रॉय वंस पाथ, कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू गो बैक, किसी का रास्ता खत्म कर देना कि वहां से वो वापस आ सके। और वो रास्ता क्या हो सकता है? किसी से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है, उसको दोबारा मिलने वाला मौका हो सकता है ना। किसी रास्ते, संबंधों या अवसरों को नष्ट करना जिससे पीछे मुड़ना असंभव हो जाए, ठीक है। लिविंग द कंपनी विदाउट नोटिस माइट बर्न द ब्रिजेस विथ फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, बिना नोटिस के अगर आप चले जाते हैं ना, वही कहता है कंपनी को बिना नोटिस दिए छोड़ देना, भविष्य के लिए नियोक्ताओं के साथ संबंधों को खत्म। अगर एक कंपनी को आपने बिना नोटिस दिए छोड़ दिया, आप दूसरी कंपनी जब जाएंगे तो वहां वो पूछेंगे कि आपने वहां क्यों छोड़ा, और क्यों छोड़ा, और अगर आपने वहां छोड़ा है तो वहां से कुछ तो आपको लेटर मिला होगा, रिसीव किया होगा। तो आप बिना नोटिस दिए छोड़ेंगे तो कोई आपको लेटर देगा नहीं, इशू करेगा नहीं, तो बाकी जगह भी आपके बारे में वो समझ जाएंगे कि ये ऐसे ही करता है, ठीक है। चलिए, हाँ, मिस स्पेल्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट कैसे लिखा जाता है बच्चे? अचीव में हमने क्या लगा दिया? मेंट लगा दिया। मेंट क्या है? सफिक्स है। अचीव क्या है? वर्ब है। अगर वर्ब में हमने मेंट लगाया, सफिक्स लगाया, तो अब ये क्या बन गया? नाउन। कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, इतना डिस्कशन नहीं हम लोग करेंगे। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट कैसे होता है? कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, आसान होता है, इसका मतलब। एग्जेजरेट, देखिए इसको उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या कीजिए, EXA नहीं, इसको जी पढ़ा जाता है, EXAGGERATE, एग्जेजरेट मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी अतिशयोक्ति। फॉरेनर, फॉरेनर में पहले फॉरेन लिखिए, FOREIGN, क्या लगा दें? फॉरेन। गवर्नर, गवर्नर में पहले गवर्न, गवर्न इसमें OR है ना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मिस स्पेल्ड हो गया। हाँ, अब शुरू कर रहे हैं हम लोग हिंदी डिस्क्रिप्टिव। हिंदी डिस्क्रिप्टिव बच्चे, इसमें भी क्या होता है, आपको इसमें भी निबंध लेखन करना होता है, कभी कभी संक्षेपण करना होता है ना, कुछ मुहावरों का अर्थ के साथ वाक्य बनाना होता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं अंगुली काटना। अंगुली काटना का क्या मतलब? अंगुली काटना, अंगुली काटना का क्या मतलब? किसी चीज में बाधा पहुंचाना। सेंटेंस आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। किसी चीज को रोक देना, बाधा पहुंचा देना। अंत ना पाना, अंत ना पाना का क्या मतलब? रहस्य न जान पाना, रहस्य न जान पाना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, करारा जवाब देना, है ना। 1 2 3 होना, भाग जाना, भाग जाना। सेंटेंस आप बता खुद से बनाइए थोड़ा। एड़ी घिसना मतलब बहुत मेहनत करना, अथक प्रयास करना, है ना, बहुत कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत करना, ठीक है। चलिए, हाँ, वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए। रमेश मेरा अनुज भाई, अनुज का मतलब ही होता है छोटा भाई, तो उसके साथ भाई लगाने की जरूरत नहीं है। इस पुस्तक की यही अच्छाई नहीं, इसकी विशेषता होती है। पुस्तक की क्या होती है? विशेषता, यही विशेषता है। राहुल और रोहित और नहीं होता, घनिष्ठ होता, घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ मित्र है नहीं है। विधवा विलाप करके रोने लग, विलाप करना ही होता है फुट फुट कर रोना, तो विलाप करने लगी, रोने इसकी जरूरत नहीं है। मेरी को कपड़े सिलवाने हैं, मुझे कपड़े सिलवाने हैं, मुझे मुझे कपड़े सिलवाने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाँ, एक शब्द जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या कहलाता है? अभूतपूर्व,
अभूतपूर्व, जो पूर्व में ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। पहले आ चुका है अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो, अल्प। और जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका गर्दन सुंदर हो। रामायण आपने पढ़ा या सुना है तो उसमें सुना होगा, एक कौन थे? वानरराज सुग्रीव। ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। अद्वितीय या फिर इसी को कहा जाता है अप्रतिम। अप्रतिम। ठीक है, जहां पहुंचा ना जा सके। देखिए, गम्य, गम्य का मतलब जहां पहुंचा जा सके, अगम्य का मतलब जहां पहुंचा ना जा सके। अगम्य, जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है, चलिए। पृथ्वी समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है पृथ्वी का बच्चे? धरा, वसुंधरा, धरती, धरनी, है ना? कुछ भी आप कर सकते हैं, बहुत होता है। अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? वायु, हवा। ठीक है, मौन, विलोम शब्द। अच्छा, मौन का मतलब एकदम शांत रह जाना। तो ज्यादा बोलना क्या कहलाता है? वाचाल या मुखर, बोलने वाला। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। ठीक है, स्थावर, स्थावर का होता है जंगम। स्थावर का मतलब स्थिर, जंगम का मतलब चलने वाला, प्रगतिशील, गतिशील। प्रगतिशील नहीं, गतिशील, इसको गतिशील भी कह सकते हैं, गतिशील। ठीक है, सबके पीडीएफ आपको बच्चे टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तो आज का ये टेस्ट नंबर 14 का डिस्क्रिप्टिव जो भी थे हिंदी और इंग्लिश, बोथ आर कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।